सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई। पल्ले का निशान उससे छीन लिया गया और ये छीना था इलेक्शन कमीशन ने। आइन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका आर्टिकल 15 के तहत, क्योंकि कोई भी सियासी जमात अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 209 और 210 यानी 210 और 209 की खिलाफ वर्जी करती है, तामील नहीं करती है, तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसका इंतखाबी निशान छीन ले। लेकिन इस सिलसिले में बड़ी बातें आई कि जनाब क्या पार्टी भी अनरजिस्टर्ड हो गई है, डीरजिस्टर्ड हो गई है, पार्टी भी ख़त्म हो गई है। तो इस सिलसिले में पार्टी जो है उस सिलसिले में आइन इलेक्शन एक्ट 2017 और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों खामोश है। और इस सिलसिले में आर्टिकल 17 भी मौजूद है जो यूनियन एंड लोगों को एक जगह जमा होने की बात की जाती है, पूरा इख्तियार देती है 17 आर्टिकल। इसके साथ साथ बेनज़ीर केस है जो कि 12 बेंच का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है। इसके साथ PLD 1988 सुप्रीम कोर्ट 416 है और PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 4018 है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक सियासी जमात अभी तक रजिस्टर्ड है। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं आइए उनसे बात करते हैं। साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा पहले आ जाता हूँ अकबर एस बाबर साहब की तरफ। अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसको 2018 में 1,70,75 लाख वोट मिला था, उससे 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया। और इससे क्या आप नहीं समझते कि ये 1,75,00,000 जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को मजरू किया गया है, उनके हक़ को जो है वो छीना गया है? आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहस कुछ दिनों से चल रही है आर्टिकल 17 के हवाले से और बुनियादी आइनी हकूक़ के हवाले से कि हर पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी आइनी हक़ है कि वो सियासत में हिस्सा ले, सियासी जमातों का हिस्सा बने और सियासी अमल का हिस्सा बने। और यही हक़ जो है, इसी हक़ के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनका जो बुनियादी आइनी ये हक़ है आर्टिकल 17 के तहत, उसको मजरू किया गया। और फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 में जो शिक्के मौजूद हैं उसको भी उस पर अमल नहीं किया गया, जो ये हक़ तहरीरी तौर पे मज़ीद बयान करता है कि हर मेंबर का ये हक़ है कि वो अपनी सियासी जमात की क़ियादत का इंतखाब कर सके और आज़ादाना माहौल में कर सके। और फिर उसके बाद हर जमात का एक आइन है वो फिर अमल में आता है। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फंडामेंटल राइट्स के हवाले से सिलेक्टिव हो जाएं कि आप इम्तियाजी एप्लीकेशन करें आइनी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स की। अगर तो लाखों शायद मिलियंस जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके बुनियादी आइनी हकूक़ को पामाल किया गया, उस पर डाका डाला गया एक ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के जो महज एक कागज़ी कार्रवाई थी जिसके तमाम शवाहिद भी आ चुके हैं, जिसकी वीडियोस भी थी, जो इलेक्शन कमीशन में हमने सबूत भी पेश किए। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख़्याल में एक तारीख़ी अमल गुजरा जिस 2 दिन में जब ये तमाम कार्रवाई लाइव नेशनल टेलीविज़न पे दिखाई गई। और उस कार्रवाई के दौरान जो एक चीज़ बार बार आती थी कि तहरीक इंसाफ तो इल्ज़ामात लगाने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन जब उन इल्ज़ामात को साबित करने का वक्त आता है, कोई दस्तावेजी सबूत, कोई
और एविडेंस ऐसा पेश करें जिससे वो अपने इल्ज़ामात को साबित कर सके, तो वहाँ मुकम्मल तौर पे नाकाम थे। और मसलन मेरी आप मेंबरशिप के हवाले से देख लीजिए, आपको पता ही है, आपके साथ एक पुराना हमारा ताल्लुक़ भी है। तो 14 सालों से ये दावा कर रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि नहीं ये फाउंडिंग मेंबर है, मेंबर नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये 5 बजे तक नहीं पहुँचे वरना हम फॉर्म्स दे देते। फिर उन्होंने कहा जी इन्होंने 50,000 रुपये देने से इनकार किया कि नॉमिनेशन पेपर्स वरना हम दे देते। मतलब और फिर आखिरी वक्त तक इनको मौका दिया गया और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने बारहा इनसे ये कहा कि आप कुछ तो सबूत दीजिए, कुछ तो कागजी कार्रवाई दिखाइए कि जी मेंबरशिप इनकी नहीं है या मेंबरशिप ख़त्म की गई है या किसी अमल को कोई, तो वो मुकम्मल तौर पे उसमें नाकाम रहे। तो देखिए अब एक अदालत और हाईएस्ट अदालत पाकिस्तान की जब किसी केस में फ़ैसला करती है तो ज़ाहिर है वो शवाहिद के बुनियाद पे करती है और कानून को सामने रख के करती है। वो ये तो नहीं देखती कि ये मामला जो है ये अब इसके अलावा कितनी जमातों पे लागू हुआ है, नहीं हुआ है, होना चाहिए। देखिए अगर तो आप नज़रिया ज़रूरत को सामने रख के कहते हैं कि जी इस वास्ते थोड़ी रियायत करनी चाहिए थी, तो फिर तो आपने कानून को, इस नज़रिए ज़रूरत ने तो हमारे सियासत को, हमारे जो सियासी अमल को और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, अनफेटर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पहले भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये कोई सिंपथी नहीं होती कि अदालत किसी की सिंपथी पे या अच्छा सर एक और चीज़ बताएं, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया मुझे, कानून को देखते। यस एक बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मुझे ये बताएं असल के मेरे प्रोग्राम में एक बड़ी सियासी जमात के एक बड़े अहम तरीन लीडर ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा 2013 के बाद 2013 से हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो सब फेक है। और इसी तरह कहा जाता है कि अक्सर सियासी जमातें जो इस वक्त इंतखाबात लड़ रही हैं उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ भी कोई दरख्वास्त आए तो हम इसको देख लेते हैं। तो अकबर इस बाबर की ये जिम्मेदारी नहीं थी सर कि वो एक दरख्वास्त इन तमाम सियासी जमातों का के हवाले से भी ले के जाते और पूरा जस्टिस होता सर? देखिए मैंने बारहा ये कहा है कि काश मेरे पास ये कानूनी इख्तियार होता कि मैं बाकी बड़ी जमातों के हवाले से भी इसी किस्म की दरख्वास्त देता, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो बुनियाद हैं जमहूरियत की। जब जमात ख़ुद जमहूरी अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं होगी तो उसके ऊपर एक जमहूरी इमारत तामीरी नहीं हो सकती। और मैं बारहा ये भी कहता हूँ कि तमाम बड़ी जमातें जो हैं वो गैर जमहूरी इसलिए हैं कि वो चंद लोगों और ख़ानदानों के कब्ज़े में है और वो उसको इक़्तिदार की सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये महज एक इक़्तिदार की जंग है जिससे हमारे मसाइल इसलिए हल नहीं होते कि वो जमात जो है पाकिस्तानी सोसाइटी के जो कॉम्पिटेंस है, क्रेडिबल लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, उनको सियासी जमातों में आने के रास्ते बंद हैं, वो लीडरशिप में रोल में आ नहीं सकते। और यही वो बुनियादी फ़र्क है एक अमली जमहूरियत यानी बरतानिया समझ लें जिसको हम फॉलो करते हैं, और हमारी जमहूरियत जहाँ जमहूरियत रस्म के तौर पर तो की जाती है लेकिन अमली तौर पर नहीं की जाती। तो मैं यकीनन ये दरख्वास्तें बाकी जमातों के हवाले से भी ज़रूर दायर करता, लेकिन वहाँ पर जिस तरह यहाँ तो मेरी अपनी पार्टी ने मेरी जो मेंबरशिप का मसला था वो किस लिए उठाया, ताकि मुझे इस केस से अलग कर दे, जिसे एक लीगल टर्म में लोकस स्टैंडाई कहते हैं कि क्या आपका ये कानूनी हक है कि आप ये दरख्वास्त डाल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं मेंबर था और साबित भी हो गया द हाईएस्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं बाकी जमातों का मेंबर नहीं हूँ इसलिए वो कतगन है, वरना मैं ज़रूर ये करता ये क्योंकि ये लेकिन इसका एक और पहलू डॉक्टर साहब ज़रा याद रखिए, अब जब ये पहल हो गई है तो ये मामला खुद ब खुद रुकेगा यहाँ नहीं। अब वो जो एक पॉलिटिकल एक मोमेंटम बनता है ना, एक प्रेशर जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, जिसका जिक्र भी किया और जगहों पे भी जिक्र हो रहा है, ये मोमेंटम भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये मोमेंटम अब बाकी जमातों को खुद ब खुद इस अमल की लपेट में ले आएगा और ये अमल वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर वही कानूनी पॉइंट जो इस्टेब्लिश किया जाए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि पार्टी का कोई मेंबर जो है वो खड़ा होकर ये कहे कि ये इलेक्शन फेक है, दूसरी सियासी जमातों में मेरा ख्याल है किसी में इतनी जुर्रत नहीं है और ये सिलसिला बरसों से होता आ रहा है कि उनके फेक होते हैं इलेक्शन, लेकिन उनका कोई मेंबर खड़ा नहीं होता है क्योंकि उनका मफादात जो हैं वो इस मामले में मेरा ख्याल है जस्टिस की तरफ नहीं जाते। मैं आता हूँ कंवर दिलशाद साहब की तरफ। कंवर दिलशाद साहब, ये तो क्लियर हो गया कि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है सर, और सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबी निशान उनसे छीना गया है,
मेरा एक सवाल ये है कि ये आपके जो एक उन्होंने आज एक रिक्वेस्ट की है उनके चेयरमैन तो अब नहीं रहे, उनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से, कि अगर हमें आपने बल्ले का निशान तो हमसे छीन लिया है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमें एक निशान अलॉट किया जाए, एक निशान हमें मिले और एक निशान के ऊपर जो है आप जो है वो हमें अलॉट कर दें, ताकि हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें वो एक ही निशान पर लड़ें। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखती है कि आज़ाद उम्मीदवार को एक आपके निशान अलॉट करें, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो पीटीआई लिखा हुआ है उसमें, क्या कहेंगे सर? जनाब, ये सारी जो बातें जो बताई जा रही हैं कि जी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक निशान के हवाले से बातचीत की है, तो ये तो उनको एक धोखा देने वाली बात है, मैंने गुमराह करने वाली बात है। जब आपकी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और एक आपकी सियासी जमात की हैसियत से तो आप इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे, अब सारे आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए उनको एक निशान देने का मतलब यह है कि जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 209 की रूह के खिलाफ ही हो गया ना। एक निशान दे दिया, बैठ की क्या हंसी, तो कोई भी निशान दिया जा सकता है। लेकिन इसी तरह से मामला यह है कि ये बात नहीं है, बात दुरुस्त ये है, असल बात यह है कि इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर जो है वो अपने सिंबल को मिल चुके हैं। और सबसे पहली बात है, अब दरखास्त देने का फायदा कोई नहीं। चंद रोज पहले इलेक्शन पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया था कि कोई अदालत हमारे इंतखाबी शेड्यूल में मुदाखलत न करे और हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो निशानात अलॉट कर दिए हैं उसमें अगर रद्दो बदल करने की कोशिश की गई तो इलेक्शन कमीशन उन हकामात को तस्लीम नहीं करेगा। इस लिहाज से उन्होंने बाकायदा अपना सेक्शन जो है इलेक्शन एक्ट का वो बड़ा खुफिया है। मैं जैसे कि पहली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसका इस्तेमाल किया और वो सेक्शन 4 है। तो हमारे वक्तों में भी जब होता था बड़े बुरहान पैदा होते थे, तो हमारे भी उस वक्त जो थे चीफ इलेक्शन कमीशन हमें मशवरा दिया करते थे, जी सेक्शन 4 का हवाला बिल्कुल ना दीजिए, ये हमारे पास बहुत अहम सेक्शन है जिसके तहत हम पूरे सिस्टम को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वो उन्होंने उसी के तहत कंट्रोल किया। जो एक नजरियाती ग्रुप में जा रहे थे सारे, तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि ये जालसाजियां बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी रिटर्निंग ऑफिसर को ये जो है किसी नजरियाती पार्टी का जो भी निशान है बैट्स की हम शक्ल को ना दिया जाए, तो खत्म कर दिया बात। एक बात। अच्छा सर, दो सवाल यहाँ पैदा होता है सर। एक सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक सो मोटो नोटिस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दरख्वास्त ले आए, पीटीआई के उन्होंने वकील से कहा कि दरख्वास्त ले आइए दूसरी सियासी जमातों के, तो मेरा ख्याल लतीफ़ खोसा से शायद उनकी बात हुई थी। तो इसमें बताइए कि क्या अकबर एस बाबर का ये स्टैंड जो कि स्टैंड बना हुआ है कि कानूनी तौर पर कोई मेंबर चैलेंज करे तो होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी दरख्वास्त लाए तो वो दूसरी सियासी जमातों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेक कर सकते हैं? क्या एक तरफ ये सवाल भी है, दूसरी तरफ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पूरा जस्टिस करने के लिए, जबकि ये पता है कि दूसरी सियासी जमातों का इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी फेक है और वो मीडिया में आके बोल रहे हैं, तो मुनासिब नहीं था सर कि वो एक सो मोटो नोटिस ले लेते इस पे? अब हर काम तो अदालतों में छोड़े ना। जब आपने हर काम अदालतों को पे छोड़ना है तो मामलेदारी बंद कर दे, ताले लगा दे सबको। अपना ज़हन नहीं होता, अपना विजन नहीं होता, अपना विजन नहीं होता, वो इस्तेमाल नहीं करना जानते। आप हर बार सुप्रीम कोर्ट, हर बार सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्यों तो दबाव में डाल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उन्होंने बड़ा अहम फैसला कर दिया 13 जनवरी की रात 11 बजे, और तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले की तौसीक कर दी। बहुत बड़ा उन्होंने एक फैसला दिया। और इस बात जहाँ तक आप ठीक कह रहे हैं अकबर बाबर, हम भी कह रहे हैं कि ये जो आइंदा जो हमारे जो सिस्टम बदल किया जाएगा। अब भी अगर अकबर बाबर साहब अपने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा देते हैं कि बाकी पार्टियों का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी आप ऑर्डर करवा लें, तो ये फिर इलेक्शन के बाद तारीख पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने हल्का बंदियों के बारे में जो सारी अदालतों ने केस देना शुरू कर दिए थे, तो उस वक्त के जो क्या मिनिस्टर पाकिस्तान थे उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि तमाम अदालतों में जो हल्का बंदियों के बारे में जो केस चला गया है वो सब कर दम इलेक्शन के बाद देखेंगे 15 फरवरी के बाद। तो इसी तरह अगर अकबर बाबर साहब दरखास्त दे देंगे, एंटरटेन हो जाएगी, बाकायदा दाखिल बिल्कुल उसका एक्शन देने का हो जाएगा। लेकिन तारीख जो है मेरा ख्याल में
वो इलेक्शन के बाद। अच्छा सर, एक सवाल और एक और सवाल भी मैं आपसे करना चाहता हूँ और फिर मैं अकबर एस बाबर साहब की तरफ जाऊँगा कि सर ये जो तमाम सियासी जो इंडिविजुअल्स हैं पीटीआई के ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि पार्टी इंटैक्ट है, सियासी जमात है, और ये भी कहा जाता है कि जी आज़ाद उम्मीदवार को इख्तियार है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करे कि वो किसी सियासी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, तो क्या कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम के तमाम इंडिविजुअल पीटीआई के जीते हुए कैंडिडेट कल पीटीआई को रिप्रेजेंट करें सर, उस सियासी जमात का हिस्सा बन जाए? ये एक बड़ा डिबेटेबल सवाल था। चंद रोज पहले जब मैंने एक पाकिस्तान के कौमी अखबार को हम इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें जो पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना यही था कि जनाब जिस वक्त वो हलफ उठाने के बाद, नहीं हलफ से पहले जो बाकायदा जो गज़ट नोटिफिकेशन किया जाएगा, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो तहरीक इंसाफ की एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये कौमी जमात है और ये हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। हमने सिर्फ सिंबल का मसला हल किया है, वापस ले लिया, बाकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। उसी में बलबूते पर उसी को सामने रखते हुए अनवर मंसूर ने ये कहा कि जनाब वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा मसला बड़ा पेचीदा पैदा हो गया। और उसके बाद साथ साथ पाकिस्तान के साबिक़ चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब का भी यही नुक्ता नजर था जो अनवर मंसूर साहब को था, मेरा इसे मुख्तलिफ था। मैंने उनसे कहा जिस पार्टी का सिंबल वापस ले लिया गया, तो उसको अगर आप उसी पार्टी में इलेक्शन के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने के बाद उसी पार्टी में अगर आप शामिल हो रहे हैं, तो फिर आपका सेक्शन 215 की रूह किधर चली गई? हमारे नुक्ता नजर से तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं रही इलेक्शन पाकिस्तान में, उसकी वापस की जाएगी। जब सिंबल वापस हो गया तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ दिया, बाज़ अखबारात पे शाया हुआ है, उनका नहीं वो पार्टी इसके बारे में हम फैसला बाद में करेंगे कि वो आया तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका हम फैसला। लेकिन सर वो इन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया है कि पार्टी एग्जिस्ट करती है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इख्तलाफ करते हुए ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि पीटीआई एज ए सियासी जमात रजिस्टर्ड है। हाँ, ये तो तस्लीम कर लिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू में ज़ाहिर है हमें तो अपने नाकस राय थी हमारी तो। लेकिन अब सबसे बड़ी अहम बात यह है, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा होगा। अब ये प्रोग्राम उधर चल जाए, अब ये बाकी जो है राम कहानियाँ इंटर पार्टी ख़त्म करेंगे, ये खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। असल बात तो ये होना है कि आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब वो असम्बलियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो आर्टिकल सेक्शन होता है एक्ट का, आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल का जो हमारा आर्टिकल है 51 सब सेक्शन 5 नीचे जाएं आप, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के उनके पास इख्तियार के, शमूलियत करें या ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन 3 दिन दिए गए हैं ताकि आइंदा जो उसी बल होते हैं जो रिजर्व सीट आएंगी उसके लिए पार्टी का कोटा मुकर्रर हो सकता है, उसी पर कोटा मुकर्रर होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कौमी असम्बली में पहुंच जाएंगे या सूबाई असम्बली में पहुंच जाएंगे तो ये बड़ी तादाद में, पहली बात ये है कि चंद इसमें से जाएंगे, कुछ ना कुछ चंद। नहीं सर, सवाल ये नहीं है, चले जितने भी गए मेरा आखिरी सवाल है, इसका सर फौरी जवाब दीजिए कि क्या ये जीत कर 3 दिन के अंदर पीटीआई एग्जिस्ट करती है तो ये पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन है आपके, उसकी कानूनी जस्टिफिकेशन आपके पास कोई है सर? कानून तो खामोश है, कानून खामोश है। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है, मैं आपको रोकूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अकबर एस बाबर साहब, पार्टी रजिस्टर्ड है, आप फाउंडर मेंबर हैं,
इमरान खान साहब इलेक्शन से भी नाअहल हो चुके हैं और वो इस वक्त जेल में हैं, और सूरत हाल ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम है, कोई चेयरमैन नहीं है। तो ये बताइए कि इस वक्त तो आपने वादा किया था कि वो पीटीआई को आप मुनज़्ज़म करेंगे, वो तमाम लोग जो पीटीआई से निकाले गए या निकल गए इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी गैर आइनी अमल की बुनियाद पर, क्या अब दोबारा आप उस पीटीआई को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? कुछ इक़दाम कर रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल। आपको मेरा पूरा जो एक तारीख़ है आपके सामने है कि अल्लाह के करम से अल्लाह बड़ी बात से बचाए कि जो भी मैंने वादा किया है वो निभाया है, और इस हद तक कि मेरे जितने भी इल्ज़ामात लगाए मैंने वो किसी न किसी लीगल फोरम में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और अब तो सुप्रीम कोर्ट के हद तक उनकी तस्दीक भी हो चुकी है, उस पर मोहर तस्दीक भी लग चुकी है। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ औकात में ये कहा था, हम पिछले कुछ दिनों से राब्तों में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक इजलास बुलाएंगे और उसमें हम क्योंकि काफ़ी साल गुजर गए हैं, पुराने मेंबरान हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें हम सब इकट्ठे होके का जो लाएमल है वो मशवरे से तय करेंगे और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है इसको दोबारा मुनज़्ज़म करने का और इस पार्टी को दोबारा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त ये पार्टी वैक्यूम में है, इसकी तमाम क़यादत जो है डिफंक्ट हो चुकी है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और भी कुछ कानूनी सवालात उठेंगे जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ये लोग मामलात कर रहे हैं इस पार्टी के साथ, क्या इनका वो कानूनी हक है भी कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। और बड़े अफसोस से मुझे कुछ कहना पड़ता है कि इन्होंने यहाँ तक चले गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्होंने दावे किए कि अभी भी हम ये ओहदा रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आला तरीन जब अदालतों के अगर फ़ैसले की भी आपने इज़्ज़त नहीं करनी और उसकी बेतौकीरी करनी है तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप माशरे को किधर ले जाना चाहते हैं? और ये वो इंतशार की सियासत है और ये वो सियासत है कि इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा पिछले चंद दिनों से एक मुहिम सोशल मीडिया पे चली हुई है और जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इसको ख़त्म हम करेंगे। इसको हम अपने तौर पे सियासी तौर पे करेंगे, हम इस सियासी जमात को आपका राब्ता हुआ है जो मुख्तलिफ फाउंडर मेंबर जो छोड़ गए थे या सीनियर मेंबर, उनसे राब्ता हुआ है आपका? बिल्कुल, मैं रोज़ाना उनसे राब्ते में हूँ, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हम कर रहे हैं और यकीन कीजिए डॉक्टर साहब के मैं ख़ुद हैरान हूँ क्योंकि बड़ा वक्त गुजर गया, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जिनको भी मैं कहता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में हम एक इजलास बुलाने वाले हैं तो वो कहते हैं कि हम ज़रूर आएंगे और वो ख़ुद और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के पूरे मुख्तलिफ अजला में। तो इंशाल्लाह ये अमल जारी है और आप देखिएगा कि इसका नतीजा भी निकलेगा। ठीक है कमरदिल शाह साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, दहशतगर्दी अपने उरूज पे है, इलेक्शन के वक्त सर्दी का मौसम होगा, सियासी जमातें तकसीम हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अब ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि तीन तरफ से पाकिस्तान की सरहद इंगेज है, एक तरफ अफ़गानिस्तान और हमेशा से दुश्मन भारत, और फिर ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो पाक ईरान का है, तो ऐसी सूरत में फ़ौज जो है वो इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी या सरहदों की हिफाजत करके पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाएगी? एक सवाल ये है। दूसरा जो मेरा आपसे इसी पे सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है आईनी कि ऐसी सूरत हाल में वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दे? बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा जुर्तमंदाना सवाल किया आपने। तो उसमें सबसे बड़ी बात, ये बात दुरुस्त है, आज के वाक़यात के बाद तो हालात जो है हमारी सरहदों पर बड़े तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान जो हमें नज़र आ रहा है सामने। और इसी तरह से आप ये देखें कि पूरे बलूचिस्तान में पॉकेट की शक्ल में, मैं तो बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, तो वो जनाब ये है कि एक हर जगह जो है वहाँ एक वो है वो बड़े नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। वो सिक्योरिटी का मसला है। हम तो डर गिर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन जो बनेंगे, स्टाफ जाएगा, पोलिंग स्टाफ जाएगा, वोटर जाएंगे, उनको एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल, एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए कैसे जाएंगे पोलिंग स्टेशन पर? खतरा नजर तो आएंगे।
इसी तरह आपकी केपी में भी हालात अच्छे नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारी आर्मी चीफ साहब तो उन्हें बाकायदा साफ तौर पर पुरज़्म है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और इस लिहाज से उन्होंने अपने आइन और कानून के मुताबिक बड़ी दुरुस्त बात कही है। लेकिन अब जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके पास सेक्शन 58 में मुकम्मल इख्तियारात हासिल है कि अगर वो सूरत हाल देखें तो इलेक्शन के शेड्यूल के बारे में वो अपना गौर खोज कर सकते हैं। सेक्शन 58 में लिखा हुआ है। आइन में तो लिखा है सर, आइन में नहीं है। 254 आइन इनको सपोर्ट नहीं करता। नहीं होता, सेक्शन दिया हुआ है। नहीं, मैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 बिल्कुल। लेकिन सर, लेकिन आइन, अगर आइन का 254 पढ़े तो उसमें भी तो हालात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन फैसला आगे बढ़ा सकता है। इख्तियार तो है, आप उनकी स्वाधीन पर मर्जी है। इख्तियार तो इलेक्शन एक्ट ने दिए हुए हैं। जो इससे पहले जो उसका जो असली ओरिजिनल जो है इस एक्ट का, वो है अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 11। उसमें जो असली जो है 76 के हिसाब से, बाकी उसकी कॉपी उन्होंने इलेक्शन एक्ट में शामिल कर लिया जिसका बन गया 58। लेकिन यहाँ मसला यह है, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल इजलास तलब किया है जिसमें चारों चीफ सेक्रेटरी हैं, चारों आईजीज हैं और बड़ी बड़ी तमाम इदारों के सरबराह बुलाए हैं उन्होंने, ताकि सूरत हाल गौर करें। अब सबसे बड़ी डॉक्टर साहब बड़ी बात क्या है, इस वक्त पुलिस का सारा सिस्टम देखने के बाद इनको 2,80,000 हमें आर्मी की मुआवनत चाहिए। अब 2,80,000 को आप पोलिंग स्टेशन पे करेंगे तो हमारी जो बॉर्डर जो आप सूरत हाल देख रहे हैं आज के बाद, तो वो तो नजर आ रहा है कि बड़ी मखदूश हालात है। अब लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान बैठा हुआ है। चले सर, मैं जरा अकबर एस बाबर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। अकबर एस बाबर साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों के लीडरों को भी थ्रेट्स हैं, वो अपना इलेक्शन कंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है आवाम की शिरकत ना हो, सियासी जमातों की शिरकत ना हो और फ़ौज जो इंगेज हो चुकी है वो किस तरह इंतखाबी मामलात को कंट्रोल करेगी। तो क्या ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाना चाहिए, आप समझते हैं सर? आपके पास 2 मिनट है सर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो ईरान ने जो इक़दाम किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं ख़ैर इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना था और जो जवाब दिया पाकिस्तान ने वो मुनासिब था और देना भी चाहिए था। हमारी सोवरेनिटी ब्रीच हुई है, हम पे हमला किया गया है, मुकम्मल तौर पे बिला जवाज़ हमला था और बड़ा टाइमली रिस्पांस दिया गया अंडर द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि वो ईरानी शहरी नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पनाहगाहें हैं, वहाँ ऐसे पनाहगाहें मौजूद हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन रास्ता जो है वो यही है कि बैठ के, हमसाया मुल्क हैं, हम हमेशा हमसाए रहेंगे और हमारे बड़े एक पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। तो हमें बैठ के तमाम मसाइल को हल करना चाहिए, वरना तो हम इस इलाके में ये मामलात अगर स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर यकीनन ये एक मेजर नेशनल इलेक्शन सर बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। फिर इलेक्शन मौजू वक्त है, मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल जो है सूरत हाल, उम्मीद हम कर सकते हैं कि सूरत हाल पे कंट्रोल पा लिया जाएगा और इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे, क्योंकि वो भी एक कौमी ज़रूरत है। ऐलान हो चुका है, तमाम कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और अब चंद ही दिन रह गए हैं, तो उस अमल से गुजरना भी ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, उस पर कैसे हालात आगे डेवलप होते हैं इसके बारे में पेशगोई करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, जनाब कमर दिलशाद साहब, अकबर एस बाबर साहब। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला गुल साहब। उनसे हम जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ जो आपके मेहमान हैं वो अब्दुल्ला गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान और दफ़ाई तज़कियाकार भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला गुल साहब आपको? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है जो ईरान ने बलूचिस्तान के शहर पंजगोर में मिसाइलों से हमला किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो कायम दहशतगर्दों का जो कैंप था उसको निशाना बनाया, इस पूरे अमल को आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका।
और आपको बॉल के ऊपर खुशामदीद भी कहता हूं। और मेरा ख्याल है कि जो अभी हालिया वाकया हुआ वो यकीनन अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसके मुहर्रिकात के अंदर जाएं तो हमें ये पता चलता है कि अभी आपने जैसे फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बकौल उनके कि दहशतगर्दों का कैंप था, तो उन्होंने उसकी कोई फुटेज, कोई ऐसी तस्वीर, कोई उन्होंने दहशतगर्दों के नाम जो है और उनका किससे ठिकाना था, यानी कि वो जैश अदल का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन ना उन्होंने दहशतगर्दों की लिस्ट शेयर की, ना उसकी कोई फुटेजेस सामने हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान ने सुबह 6 बजे एयर स्ट्राइक्स की हैं और जो उन्होंने ड्रोन के जरिए और इसी तरह से मिसाइल से और दीगर वेपन्स के जरिए, उसके अंदर बाकायदा 5 जो ऐसे लोग हैं, 5 मुख्तलिफ जो दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक BLA और BLF के साथ था, उनका बाकायदा नाम लेके उनकी जो उर्फ यानी कि जो नाम थे वो तक उन्होंने बता दिए और उसकी फुटेजेस भी जो है वो हमारे सामने हैं। इसलिए पहली बात यह है कि ये वाकया जो है यकीनन दो मुल्कों के माबैन जो है ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक अमन मुआहदा किया हुआ है। अमन मुआहदे की वायलेशन उन्होंने परसों रात की, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान ने पूरे 24 घंटे गुजर जाने के बाद फिर ये अमल जो है वो दोहराया और उससे पहले पाकिस्तान ने कुछ मुतअद्दिद जो काम थे वो किए। सबसे पहले दफ्तर खारजा की सतह के ऊपर उनको बुलाया गया, उनके डिप्टी जो एम्बेसडर थे नबी शिराजी साहब, उनको बुला के पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बताया कि जी या तो आप इसके ऊपर माजरत करें या फिर आप इसकी वजूहात पेश करें कि आपने क्या वजह है कि हॉटलाइन के ऊपर जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह के ऊपर, जो वजारत खारजा की सतह पर, इंटेलिजेंस की सतह पर अवेलेबल थी, आपने उसको क्यों नहीं बरूए कार लाए। तो इसके जवाब जो थे वो कल शाम तक मिले नहीं, जिसके नतीजे में जो हमारे मुदस्सर टीपू जो पाकिस्तान के सफीर ईरान में हैं उनको वापस आने का हुक्म दिया गया और जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर तैनात हैं, जो माजी में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, उनको जो है वो कहा गया कि आप ईरान से पाकिस्तान आने की जहमत ना करें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा वाज़े और जामे पैगाम था, लेकिन बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, ईरान की जानिब से जो उनके वजीर खारजा जो डेवोस के अंदर थे और चंद घंटे पहले उनकी मुलाकात हमारे वजीर आजम पाकिस्तान निगरान से हुई थी, उन्होंने जिस पे इजहार अफसोस किया कि जी जो किरमान का वाकया था वो बड़ा अफसोसनाक था, उसके चंद घंटों के बाद जो है वो ये रद्द अमल आना मेरा ख्याल है, और उनका फॉरेन मिनिस्टर की ये बात कहना कि जी मैंने तो जो है वो हमने तो एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में, यानी कि वो जो बातें जैश अदल के हवाले से हो रही थी कि जी वो असल में सीस्तान में किया गया था और गलती से कोई रॉकेट्स और मिसाइल जो है वो पाकिस्तान गिर गए, उस तासुर को उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया और उन्होंने कबूल लिया कि हाँ ये वायलेशन हुई। अब जो सिफारती सतह के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मौकफ की जो है वो पजीराई हुई और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका समेत जो दीगर ममालिक हैं, अरब दुनिया, उन्होंने जो है वो कहा कि ये पाकिस्तान पर जो हमला था ये उसकी टेरिटोरियल और उसकी जो आज़ादी और खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर जो है ये एक ज़रबेकारी थी। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, ब्रदर मुल्क भी है, और माजी में हम पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से जिस तरह आपने कहा अमन मुआहदा भी रहा है और एक दूसरे की बड़ी खैरख्वाही भी की है, तो ऐसी सूरत हाल में जब दो ब्रदर इस्लामी मुल्क के दरमियान टेंशन हो और इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, और जो ख़ित्ता है आप कैसे देखते हैं इस ख़ित्ते को और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को, जो बज़रिया जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता लेकिन कायम तो है ना, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दिल की बात कही है। यकीन मानिए कि आपको मालूम ही है कि ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको करीब लाने के लिए और सऊदी अरब के मामलात उनके साथ बढ़ाने में मेरा और मेरे वालिद जनरल हमीद गुल का बहुत बड़ा किरदार रहा। और हम अभी भी, मैं दिसंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से जो फ़लस्तीन के ऊपर थी, मैं ईरान से आया और वहाँ एक पाकिस्तान के लिए खैर सगाली का जज्बा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया, क्योंकि ईरान
रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी मैं कहूंगा कि जरा इमेच्योर सोच के मालिक हैं और वो जल्दबाजी के अंदर मामलात कर जाते हैं। अभी जो किरमान के अंदर वाकया हुआ, 103 लोग उसके अंदर उनके वो मारे गए, बहुत अफसोसनाक वाकया था। पाकिस्तान ने भी उसकी ताज़ियत की, मैं खुद जाके ईरानी सफारत खाने के अंदर ताज़ियत करके आया और उसकी जिम्मेदारी जो थी वो तो ISIS जो अफगानिस्तान है उसने कबूल की। तो फिर पाकिस्तान का तो इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन उसी दिन जो है वो सीरिया और इराक के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स हुई। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को भी उन्होंने ऐसा ही समझ लिया। अब मसला ये है कि जो उम्मत का इत्तेहाद है, मेरे ख्याल में एक तो OIC को इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक हंगामी सतह के ऊपर कोई मामलात को बेहतर कराने में किरदार अदा करना चाहिए। वैसे उससे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि OIC का जो हमेशा से मिजाज रहा वो बहुत ही मेरे ख्याल में मनफी रोल रहा, चाहे वो गजा हो या वो कश्मीर हो या वो अफगानिस्तान हो या वो रोहिंग्या हो। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में आप जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ईरान ने एक काम किया, गलत किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया, हमने भी कर लिया। अब इस मामला को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि हमारा उनके साथ एक इक्तिसादी मामला भी चल रहा है और अभी हालिया जो 250 क्रॉसिंग बॉर्डर जो है वो खोला गया, इससे पहले ताफ्तान जो है वो खुला हुआ था, वहां से बार्टर ट्रेड की बात हो रही है। पाकिस्तान जो है वो गोश्त, चावल और दीगर अजनास जो है वो वहां भिजवाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भिजवाता है। ईरान उसके बदले में LPG भेजता है। अभी 105 मेगावाट का जो पंजगूर और पूरे इलाके तुर्बत वगैरह के लिए बिजली का एक मंसूबा जो है वो भी शुरू किया गया। ईरानी सदर भी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे 250 से जो है वो अंदर आए और हमारे जो वजीर आजम थे उस वक्त के और साथ हमारे आर्मी चीफ साहब वो भी वहां गए। तो आर्मी चीफ साहब ने इससे पहले जो है वो ईरान का दौरा किया। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत फहमी की बुनियाद पर और किसी तीसरे फरीक की शरारत के ऊपर हुआ, क्योंकि जयशंकर जो इंडिया के वजीर हैं वो भी वहां गए और उन्होंने भी कुछ उनके शिकवे शिकायत थी ईरान के हवाले से, जिसका इजहार उन्होंने किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके दौरे के खात्मे के 5 घंटे के बाद पाकिस्तान पर यह हमला होना यकीनन बहुत सारे सवालात को उठाता भी है, जन्म भी देता है, सोचने पे मजबूर करता है। ठीक, मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा और ये है कि यकीनन जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक हुआ है वो ईरान के अवाम के ऊपर भी नहीं है, ना ईरान की फ़ौज के ऊपर है, वो ईरान के अंदर मौजूद उन दहशतगर्दों के ऊपर है जो मुसलसल वहाँ पनाह गुज़ीन है और वहाँ से पाकिस्तान में ऑपरेट करके पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मारते हैं। यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं कि TTP और दाइश जो है वो ख़ास तौर पे TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटर होती है, दहशतगर्दी करती है और उसके बाद वो वापस सेफ हैंड पे चली जाती है अफ़गानिस्तान। तो क्या हम ये मसलन ये एक इशारा है या उनको भी एक वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पे और अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए किसी हद तक जाएगा? तो वो जो TTP जो पाकिस्तान में घुसती है अफ़गानिस्तान के रास्ते बॉर्डर से और फिर जाके वापस अपनी पनाह में छुप जाती है, उसको आप कैसे देखेंगे सर? देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ मेरे ख्याल में जहां ये वो BLA और BLF के दहशतगर्दों के खिलाफ हुआ, वहां पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से वो लोग भगोड़े जो पाकिस्तान के गद्दार थे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई दिन जो है हर्जा सराई से जो है बाज नहीं आते। सोशल मीडिया पे कोहराम मचाया हुआ है, तूफान बदतमीजी है और आपके हवाले से भी मेरे हवाले से बेतहाशा उनकी गलाजत जो है वो नजर आती है। लेकिन इसका मेरे ख्याल में उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है, बड़ी जुर्रतमंदाना की है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तानी कौमी इदारे, हमारी सलामती के, हमारी फुल तालिबान सर, तालिबान TTP सर उसका बताएं, क्योंकि वो भी घुस के मारते हैं, हमारे यहाँ बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो हम तो अपने दिफा की, अपनी सालमियत के लिए और अपने लोगों की हिफाजत के लिए ये राइट रखते हैं ना सर यहाँ। बिल्कुल, देखें जो पाकिस्तान है, मुझे ये मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर भी आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ की सरबराही में DGISI साहब, नदीम अंजुम साहब गए थे और उन्होंने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए थे और कहा था कि आप अपने तौर पर कार्रवाई अमल में लाएं। लेकिन वो कार्रवाई कुछ जो है वो नजर आई, लेकिन ज्यादातर उसके अंदर कोई अफाका नजर नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान का मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया गया था कि ये लोग मतलूब हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात
के अंदर इनके खिलाफ आप मौसर कार्रवाई करें या हमें मौका दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अमन मुआहदे की पासदारी सर ईरान से निकले, अब आप मुझे तालिबान पे बताएं सर, उनका ठिकाना भी आपको पता है, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, वो आपके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेगुलर दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपके कई जवान और आपके आम शहरी जो है वो शहीद हो रहा है और वो वहाँ बैठे हैं अफगानिस्तान में आराम से, और आपको आपकी इंटेलिजेंस को उनके ठिकानों का भी पता है। क्या कहेंगे सर इस पे कमेंट्स करें तो मैं एक सवाल और करूँ आपसे। जी डॉक्टर साहब, जमातुल अहरार के खिलाफ आपको याद है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जबकि वहां अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी, एक बड़ा जबरदस्त कामयाब ऑपरेशन किया था और जमातुल अहरार को जो है वो तख्त ताराज किया था। लेकिन आज भी मेरे ख्याल में हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है और कुछ मामलात पे बर्फ पिघली है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा है कि टीटीपी उसका क्या सद्देबात, बोले बताए ना सर, आपको बुलाने का मकसद ये है कि मैं आपकी राय आवाम तक पहुंचाऊं ना सर। देखें डॉक्टर साहब, टीटीपी को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान का कोई मासूम शहरी अगर जाता है तो मेरे ख्याल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो है उसको अपनाते हुए हमें जो है चाहे किसी मुल्क में घुसना पड़े हमें करना चाहिए। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अगर कोई दहशतगर्द कदम रखेगा और उसकी मुआवनत चाहे हमारे पड़ोसी बरादर मुल्क से ही क्यों ना हो, अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान को कोई उसके अंदर जो है इतनी सी भी जो है गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। उनके खिलाफ एक जामे और मजबूत हिकमती अमली के साथ ऑपरेशन करना चाहिए। चले मैं 2 मिनट मेरे पास बाकी है, एक सवाल ये भी, क्योंकि अमेरिका है जहाँ भी दहशतगर्द घुस जाता है, इंटरनेशनली तो हमने यही देखा है, पाकिस्तान ने तो बहुत बर्दाश्त किया है। अच्छा सर ये बताएं, इसमें एक थोड़ा सा मैं सियासी सवाल भी पूछ लूँ कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आपको पता है कि सर 3 बॉर्डर्स में एक तरफ दहशतगर्दी है, टीटीपी की बहुत शदीद थ्रेट्स हैं, सियासी जमातों को इलेक्शन कंपेन करने की इजाज़त नहीं है, सियासी लीडर्स को थ्रेट्स हैं, दूसरी तरफ जो है वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, तीसरी तरफ भारत की जो है हमेशा शरारत में मौजूद है, वहाँ से साजिश और दहशतगर्दी। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौज दिफा करेगी बॉर्डर्स में या इलेक्शन 8 फरवरी को खड़े होकर इलेक्शन कराएगी? सर इस पे सर 1-1.5 मिनट है, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि अभी ईरान को थोड़ा सा तहम्मुल दिखाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई आएगी, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे। तो ऐसी सूरत हाल में तो अफवाज जो है वो इंगेज हो जाएगी और फिर जो दहशतगर्दी की एक जंग है जिसके अंदर वजीर आजम ने कहा है कि 60% उसमें इजाफा हुआ, तो यकीनन पाकिस्तान अफवाज जो है क्या इलेक्शन करवाए या बॉर्डर के ऊपर देखे या दहशतगर्दों से निपटे। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां बहुत सारे सियासतदान और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा वाज़ेह बरमला इजहार किया है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी तरफ जो है इलेक्शन के अंदर जो है वो नतीजा क्या निकलेगा, हमें भी मालूम है कि एक हंग पार्लियामेंट जो है वो नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि हमें गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत हमें ज्यादा जरूरी है या मौजूदा इलेक्शन का निजाम। इलेक्शन होते रहते हैं, मुल्क की सालमियत पे सौदा किसी सूरत कबूल नहीं होना चाहिए, बल्कि सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए कि एक तरफ 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईरान का है, दूसरी तरफ 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान का है और 3000 प्लस बॉर्डर जो है वो इंडिया का है। तो सिर्फ चंद 100 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है। तो आप देखें, आप 3 तरफ से जो है इस टाइम पे घेरे में है और दुश्मन जो है वो अंदरूने मुल्क जो है अपनी आवाम के जरिए भी फसाद फैला रहा है, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर से हमला आवर है और फिर सियासतदान जो हैं उसके अंदर जलती पे तेल का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। वो सियासतदान जिनको जो है माजी के अंदर बाकायदा ईरान जाके जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान उनके मुल्क में दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इस वजह से उनको जो है मेरे ख्याल में आज बोलने के लिए, आज पाकिस्तान की इस सलाहियत को जो पाकिस्तान ने दिखाई है, जो हमारे 23 अफराद को शहीद कर दिया गया DI खान के अंदर, उसके ऊपर उनको बोलने की जरूरत नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम इशू के ऊपर अपनी माहिराना राय दी। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।